हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक डिजिटल टेस्ट है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब हम टैबलेट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो SARS के बाद डिजिटल टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है दोस्तों, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जब हम टैबलेट इनहेल करते हैं थ्रू ओरली, तो ये हमारे स्टमक के अंदर पहुंचती है। स्टमक में जाने के बाद जो हमारे स्टमक के एसिड्स एंड गास्ट्रिक फ्लूइड हैं, उनके साथ मिलके टैबलेट ब्रेक होना स्टार्ट होती है। ये जो टैबलेट का ब्रेक होना है इन स्मॉल फ्रेगमेंट, ये कहलाता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के बाद जो स्मॉल फ्रेगमेंट हुए, उनमें से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिलीज़ होता है दोस्तों। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये हमारे स्टमक के अंदर ही जो एसिड्स एंड गैस्ट्रिक फ्लूइड है उनके साथ डिजोल्व होता है। इसी स्टेज को हम डिजोल्यूशन बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी टैबलेट या कैसे काम करती है, कोई भी दवाई कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जब ये डिजोल्यूशन हमारे स्टमक में अंदर डिजोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो उसमें से जो API रिलीज हुआ, ये हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक ब्लड स्ट्रीम चल रही है उसके साथ ये मिल जाएगा दोस्तों। या तो स्टमक के अंदर ही मिल जाएगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये हमारे ब्लड के साथ मिल जाएगा दोस्तों। ब्लड में जाने के बाद ये API जो है हमारे लीवर के पास पहुंचता है। अब लीवर हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही क्लेवर ऑर्गन है। लीवर ही डिसाइड करेगा कि अब ये जो हमारे पास ये जो लीवर के पास एक ड्रग आई है, इसको कहाँ भेजना है। लीवर हमारे बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है, वो हर चीज़ को पहचानता है कि किस चीज़ को कहाँ भेजना है, या किस चीज़ को वहीं पे रिजेक्ट करके उसे मेटाबोलाइज कर देना है। तो लीवर, जब हम ये लीवर के पास जो ड्रग पहुंची, तो लीवर के लिए ये एक फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल है। अब जो फॉरेन पार्टिकल है, तो लीवर उसको वहीं पे रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि रेगुलर यूज़ में तो हम टैबलेट ले नहीं रहे। हम तो जब हमें पेन आ रहा है, हमें बुखार आ रहा है, तभी हम टैबलेट ले रहे हैं दोस्तों। तो लीवर के लिए ये एक फॉरेन मैटर है, जिसको ये रिजेक्ट करने की कोशिश कर गया दोस्तों। मान लो कोई हमने दवाई ली है 100 mg, जिसका परसेंटेज लीवर के पास पहुंचा 100%, तो लीवर उसमें से कुछ अमाउंट जो है हमारी बॉडी के लिए भेजेगा, बाकी कुछ अमाउंट उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। तो मान लो 100% में से लीवर ने 60% ही हमारी बॉडी के लिए जो भेजेगा, बाकी उसको 40% वहीं पे ही रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा दोस्तों। क्योंकि लीवर के लिए तो वो एक फॉरेन मैटर है, और जो फॉरेन मैटर लीवर के लिए आता है उसको वहीं पे मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये जो मान लो 60% जो है API हमारी ब्लड स्ट्रीम में गया, ये जो 60% API हमारी ब्लड स्ट्रीम में गया, ये जहाँ पे हमें पेन आ रहा है, वहाँ के जो रिसेप्टर है उनके साथ ये मिलने की कोशिश करेगा, और हमारा जो पेन आ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। यही जो रहेगा प्रोसेस रहेगा कि बॉडी पे हमारा जो टैबलेट है कैसे काम करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम डिजोल्यूशन टेस्ट के बारे में जानते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, ध्यान से देखना, बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगी दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने कवर किया है introduction of the dissolution test, purpose of the dissolution test, various type of the dissolution test, and the calibration of the dissolution apparatus, sampling procedure of the dissolution test, and acceptance criteria of the dissolution test। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, जैसे मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि जब हम टैबलेट को इनहेल करते हैं थ्रू ओरली, तो हमारे स्टमक में पहुंच के ऐसे स्लोली डिजोल्व होना स्टार्ट होती है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होती है, और एक फाइनली सोल्यूशन बनता है। ये दोनों स्लाइड जो हैं, आप ये एक कोई भी नेचुरल एग्जांपल है, और ये आप देख पा रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स में यहाँ पे टैबलेट जो है ब्रेक हो रही, और ये फाइनली सोल्यूशन बना रही है। ये हमारी इन वीवो कंडीशंस हैं, हमारे स्टमक के अंदर ये टैबलेट जो है डिज़ोल्व हो रही है, फाइनली सोल्यूशन बन रहा है दोस्तों। अब हम डिजोल्यूशन की बात करते हैं, तो डिजोल्यूशन की क्वालिटी में जो डिजोल्यूशन टेस्ट पे हमारे बाइंडर्स एंड डिसइंटीग्रेट्स इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। बाइंडर्स, जब टैबलेट बनती है तो टैबलेट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा इसमें और भी एडिटिव्स
जो है पढ़ते हैं। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में वाइंडर्स जो हैं एक एडिटिव्स है जो कि इस टैबलेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आता है, और ये डिसइंटीग्रेट्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द टैबलेट्स इनटू देयर प्राइमरी पार्टिकल्स। तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताऊंगा दोस्तों आपको। जब कोई टैबलेट बनती है तो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा और भी एडिटिव्स इसमें डाले जाते हैं। ये एडिटिव सबसे पहले डायल्यूएंट्स रहेंगे। डायल्यूएंट्स जो हैं बल्क मेकअप के लिए यूज़ होते हैं। ये डायल्यूएंट्स रहेंगे आपके लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, डाइवेसी कैल्शियम फास्फेट, ऐसे करके रहेंगे। और दूसरे जो रहेंगे हमारे वाइंडर्स में हमारे जेलेटिन आएगा, पॉलीविनाइल पाइडोन PBK30 और हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज। और तीसरे जो रहते हैं हमारे पास डिसइंटीग्रेट्स जो कि इंश्योर करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द टैबलेट इनटू इट्स प्राइमरी पार्टिकल्स। तो इसमें जो मोस्ट जो पॉपुलर हैं डिसइंटीग्रेट्स वो है क्रॉस कार्मिल सोडियम एंड सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। उसके बाद टैबलेट में पड़ेंगे आपके लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जो है जब टैबलेट बनती है तो उसमें पंच और डाई में टैबलेट जो है कहीं चिपक ना जाए, इसके लिए लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स में जो फेमस लुब्रिकेंट्स हैं उनमें आपके यूज़ होंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गए। इनका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है लुब्रिकेंट्स में। उसके बाद जो कलरिंग एजेंट बढ़ेंगे जो कलर देंगे, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर देंगे। तो इस तरह से टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में मैंने यहाँ पे बाइंडर्स और डिसइंटीग्रेट्स को कवर किया हुआ है क्योंकि इनका डिसोल्यूशन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। ओके, तो इनको मैंने इसलिए कवर किया है कि बाइंडर्स जो है इंश्योर कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट को, मतलब ये टैबलेट की हार्डनेस को बढ़ा रहे हैं। तो टैबलेट जो है जब एक जगह किसी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई टैबलेट बनी तो वो क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है टैबलेट ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए हम वाइंडर्स डालते हैं कि टैबलेट में हार्डनेस बनी रहे। और इसी तरह डिसइंटीग्रेट, जब हम टैबलेट को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर तो टैबलेट को ब्रेक होना है, मतलब वो ब्रेक हो जानी चाहिए, तभी उसका फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर टैबलेट स्टमक के अंदर ब्रेक नहीं होगी तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी और डिसोल्यूशन नहीं आएगा और टैबलेट का हमारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं रहेगा। इसलिए ये दोनों ही वाइंडर्स एंड डिसइंटीग्रेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। ओके दोस्तों, तो डिसोल्यूशन टेस्ट की डेफिनेशन ऐसे रहेगी, डिसोल्यूशन द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस एंटर इनटू द सॉल्यूशंस। एक जनरल भाषा में बोलें तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड जो है सॉलिड सब्सटेंस एंटर कर रहा है सॉल्यूशंस में। और दूसरे में अगर फार्मास्यूटिकल जो लोग हैं, फार्मास्यूटिकल की भाषा में हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, इट मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस दैट गोज इनटू द सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन ऑफ लिक्विड इंटरफेस एंड टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, एक चीज़ देख रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस ऑफ लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड इंटरफेस। तो लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस जब हम डिसोल्यूशन टेस्ट लगाते हैं तो लिक्विड जो रहेगा इसमें वाटर रहेगा और सॉलिड रहेंगे। सॉलिड इंटरफेस जो रहेगा हमारा सॉफ्ट रहेगा, वेसल्स रहेंगी। और ये लिक्विड इंटरफेस में हमारा जो में जो वाटर रहेगा वो रहेगा और रहेंगे जो डिसोल्यूशन मीडिया है विच इज़ यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट। टेम्परेचर मींस जो हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं डिसोल्यूशन का, जिसकी लिमिट 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस रहती है। ये सारी कंडीशन के ऊपर जो है डिसोल्यूशन डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे अगर मान लो लिक्विड का टेम्परेचर हमारा सही नहीं होगा तो डिसोल्यूशन सही नहीं आएगा। सॉलिड इंटरफेस में मान लो हमारी RPM जो है हमने ज़्यादा कर दी या कम कर दी, उससे डिसोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और
जैसे बॉल्स की बात करें तो सॉलिड इंटरफेस में हमारे जो वेसल्स यूज हो रहे हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। तो सॉलिड इंटरफेस में हमारी वेसल्स किस चीज़ की बनी हुई हैं, क्या वो ग्लास की बनी है या प्लास्टिक की बनी है, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा डिसोल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। और दोस्तों अभी आगे देखेंगे तो डिसोल्यूशन apparatus कुछ इस तरह का रहता है, जिसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये एलईडी है, यहाँ पे एलईडी लगी होती है, जिससे हमें जो भी हमने टेम्परेचर और पैरामीटर आरपीएम यहाँ पे सेट किया वो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे जो की पैड है जिससे हम अपना आरपीएम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पैडल और वास्केट की शाफ्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे कि ये वेसल स्पोर्ट्स हैं, ये वेसल को सपोर्ट करने के काम आता है। यहाँ पे जो डिसोल्यूशन वेसल देख पा रहे हैं आप, यहाँ ये जो है ये वाटर बाथ है, पूरा बाहर से जितना भी देख पा रहे हैं ये वाटर बाथ बोलते हैं इसको। ये बेस प्लेट है, मतलब इसी बेस प्लेट पे सारा डिसोल्यूशन जो है स्टेबल रहता है। और ये रहा हमारा हीटर एंड पंप सिस्टम, जहाँ पे हम डिसोल्यूशन मीडिया का टेम्परेचर सेट कर मेंटेन होता है, और पंप जो है पंपिंग करता है डिसोल्यूशन मीडिया की वाटर बाथ में। तो ये USB 1 एंड USB 2 के जो ऑपरेटर्स हैं इस तरह रहेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे ये पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये पैडल टाइप ऑपरेटर्स है, जिसको हम USB के अकॉर्डिंग, जिसको हम USB में ओके। तो ये जो देख पा रहे हैं ये है ऑपरेटर्स 3 डिसोल्यूशन। ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों ये रहेगा डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स 2। ये भी सेम ऑपरेटर्स 1 एंड 2 की तरह है। और यहाँ पे आप देख पा रहे रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट्स लगी हुई हैं। और ये हमारी डिसोल्यूशन की वेसल्स हैं, इसके अंदर ये वाटर बाथ जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे हीटर एंड पंप सिस्टम लगा हुआ है। डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स जो डिसोल्यूशन टेस्ट है उसका क्या पर्पस रहता है, क्यों इसको किया जाता है। तो सबसे पहले जो दोस्तों ये डिसोल्यूशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिसोल्यूशन जो है या तो बैच टू बैच कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉलिड और डोजेस फॉर्म्स सच एज टैबलेट एंड कैप्सूल, एंड सेकंड इज ड्रग डेवलपमेंट टू प्रेडिक्ट इन विवो रिलीज प्रोफाइल्स। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिसोल्यूशन का जो मोस्टली यूज़ होता है वो या तो बैच टू बैच कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए होता है, या फिर ड्रग की डेवलपमेंट के लिए होता है दोस्तों। तो दो ही इसके पर्पस हैं। आगे हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले दोस्तों जो रहेगा बास्केट टाइप ऑपरेटर्स रहेगा एज पर USB, और दूसरा रहेगा पैडल टाइप, तीसरा रहेगा रेसिप्रोकेटिंग टाइप, फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, एंड सेवंथ रहेगा रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। तो दोस्तों एज पर इंडियन फार्माकोपिया जो ऑपरेटर्स 1 रहेगा बास्केट टाइप रहेगा, ऑपरेटर्स 2 जो रहेगा वो पैडल टाइप रहेगा। ओके दोस्तों, और एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया जो ऑपरेटर्स 1 रहता है वो बास्केट टाइप रहता है, ऑपरेटर्स 2 पैडल रहता है, और ऑपरेटर्स 3 फ्लो थ्रू सेल रहेगा। अब आगे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो डिफरेंट फार्माकोपिया हैं उनका कंपैरिजन है, टाइप्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स एज पर डिफरेंट फार्माकोपिया। देख पा रहे हैं दोस्तों आप, तो
इसमें जो अपेरेटस यूएसपी के अकॉर्डिंग अपेरेटस 1 रहता है रोटेटिंग वास्कट टाइप अपेरेटस रहता है दोस्तों। और बीपी में बीपी में भी ये बास्केट टाइप अपेरेटस रहेगा। और इंडियन फार्माकोपिया में जो बास्केट टाइप यूएसपी है वो इंडियन फार्माकोपिया में अपेरेटस 1 है, पैडल टाइप अपेरेटस है। उसी तरह हम देखते हैं दोस्तों अपेरेटस 2। अपेरेटस 2 में यूएसपी में पैडल टाइप अपेरेटस आता है, बीपी में पैडल टाइप अपेरेटस आता है और आईपी में बास्केट टाइप अपेरेटस आता है। अपेरेटस 3 की बात करें तो एज पर यूएसपी रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टाइप अपेरेटस एंड बीपी के अकॉर्डिंग फ्लो थ्रू सेल टाइप अपेरेटस। अब अपेरेटस जो 4 है एज पर यूएसपी फ्लो थ्रू सेल टाइप अपेरेटस है। अपेरेटस 5 पैडल ओवर डिस्क है। अपेरेटस 6 सिलेंडर टाइप अपेरेटस है। अपेरेटस 7 रेसिप्रोकेटिंग टाइप अपेरेटस है। चलो इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं अपेरेटस 1 इट इज़ कॉल्ड वास्कट अपेरेटस। तो यूएसपी के अकॉर्डिंग अपेरेटस 1 जो रहेगा वास्कट टाइप अपेरेटस रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में जितनी भी वास्कट हैं ये अपेरेटस 1 है एज पर यूएसपी। और ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे ये वास्कट है, इसके अंदर टैबलेट जो है रखी गई है। ये जो साइड में आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन मीडिया। ये बास्केट जो रहेगी ये डिफरेंट मैश साइज़ की होती हैं, 10 मैश, 20 मैश, 40 मैश, 100 मैश एंड 150 मैश। ये किसी भी प्रकार की यूज होती हैं डिपेंड अपॉन द फॉर्मुलेशन ऑफ द टैबलेट्स। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अपेरेटस जो 1 रहेगा बास्केट अपेरेटस है। जो आपने अभी ऊपर देखा द एब सोन अपेरेटस is called basket apparatus. It is cylindrical in shape and constructed from non-reactive mesh to prevent any unwanted chemical reactions that may alter the final result. The force in the mesh allowed the dissolving drug to move from the basket into the holding vessel, creating a uniform solution. The basket consists of two components. The top part is attached to the shaft and fitted with free spring clips or other suitable means. Applicability of the tablets, it is used for tablets and capsules. ऐसे यूएसपी के अकॉर्डिंग इसके डायमेंशन रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो अपेरेटस 2 जो पैडल एज पर यूएसपी पैडल टाइप अपेरेटस इज कॉल्ड अपेरेटस 2। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पैडल एंड लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं इट इज़ पैडल। एंड ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं दोस्तों ये पैडल है और इसके नीचे जो टैबलेट रखी इसमें डायरेक्टली जो है टैबलेट ड्रॉप की जाती है और इसको रोटेट किया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में वो समझते हैं। ये जो आपने अभी ऊपर जो देखा अपेरेटस वो अपेरेटस 2 है। इसमें जो डोजेज फॉर्म मीन्स टैबलेट डायरेक्टली dropped into the distribution which is stirred by means of the pedal attached to the steering shaft. The pedal apparatus consists of a special coated pedal that minimize the stirring. ये स्पेशल मटेरियल से बना होता है जिससे टर्बुलेंस कम होती है। द पैडल टाइप apparatus assembly is same as the basket type except the stirring element has been replaced by the basket। अब देख पा रहे हैं जो अपेरेटस 1 है उसमें सेमी जैसा अपेरेटस 2 भी है और यहाँ पे क्या है पैडल को बास्केट को पैडल से रिप्लेस किया गया दोस्तों। और इसका जो एप्लीकेबिलिटी है ये टैबलेट एंड कैप्सूल्स में ही यूज होता है ये वाला अपेरेटस। इसके भी यूएसपी के अकॉर्डिंग ऐसे डायमेंशन रहेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड बास्केट रहेगा इसके कुछ डायमेंशन रहते हैं। ये वाले ही पैडल हमें यूज़ करने चाहिए। अगर इससे डिफरेंट डायमेंशंस के पैडल हुए तो उसमें रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपेरेटस 3 की। ये रेसिप्रोकेटिंग अपेरेटस बोलते हैं इसको। इसका भी
इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। इसमें एक इंटरनल सिलेंडर होता है जिसके बॉटम में और टॉप पे ऐसे मैश जो हैं रखे जाते हैं और इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। राइट साइड में हम देख रहे हैं टैबलेट जो है इसके अंदर, जो ये इंटरनल सिलेंडर है इसके अंदर टैबलेट रखी गई है। ये एक्सटर्नल सिलेंडर है और ये इंटरनल सिलेंडर है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये apparatus 3 रहेगा। अब आगे देख पा रहे हैं आप, द रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए 100 mm glass cylinder with a mesh screen at the bottom and the top. The dosage form is introduced into the cylinder which is attached to the reciprocating shaft. The apparatus consists of a set of cylinder, flat bottom glass vessels, a set glass reciprocating cylinder which with inert fitting and a screen that is top and the bottom. The applicability इसमें जो एक्सटेंडर रिलीज ड्रग प्रोडक्ट हैं इनकी टेस्टिंग की जाती हैं। जैसे मान लो आप पैरासीटामोल सस्टेंड रिलीज टैबलेट है, इनकी टेस्टिंग इसी apparatus से होती है। इसका भी यूएसपी के अकॉर्डिंग डायमेंशन रहते हैं। इन स्पेसिफिक डायमेंशन का आप रिजोल्यूशन जो असेंबली है यूज़ करेंगे दोस्तों। अब apparatus 4 में फ्लो थ्रू सेल रहेगा दोस्तों। फ्लो थ्रू सेल जो है ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम दोनों में ही मिलता है। ओपन सिस्टम में जो डिजोल्यूशन मीडिया है डायरेक्ट यहाँ से देख पा रहे हैं, डिजोल्यूशन मीडिया पंपिंग हो रही है और यहाँ पे जो टैबलेट रखी है इसके थ्रू पास हो रहा है और यहाँ पे डिजोल्यूशन मीडिया कलेक्ट हो रहा है। ये रहा ओपन सिस्टम। इसमें से डिजोल्यूशन मीडिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डिजोल्यूशन मीडिया सर्कुलेटर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बार से ही वो डिजोल्यूशन मीडिया टैबलेट के साथ मिलके सैंपल कलेक्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे क्लोज्ड, इसमें डिजोल्यूशन मीडिया जो है सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों और सर्कुलेशन इसकी चलती रहती है डिजोल्यूशन मीडिया की। इसका भी यूएसपी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे डायमेंशन है। इन स्पेसिफिक डायमेंशंस का हम तो आप देख पा रहे हैं फ्लो थ्रू सेल कैन सेट इनटू 2 ways, either an open and closed. The open system uses the fresh media that pumped through the cell and the fractions are collected. This system is valuable for poorly soluble drugs. On the other hand, closed system media is pumped through the circular water without the use of fresh media. The sample is collected in the beaker which is stirred by magnetic stir and measurement is done. एंड एप्लीकेबिलिटी जो apparatus की एप्लीकेबिलिटी है लो सोलेबिलिटी ड्रग्स के लिए रहेगी और स्पोस्ट्री के लिए रहेगी, जैसे रेपेगलाइड, ग्लिसराइड एंड ग्लिम्प्राइड। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये apparatus 5 है, इसमें पैडल ओवर डिस्क है। ये apparatus पैडल apparatus की तरह है पर इसमें जो है डिस्क लगाई गई। इसमें क्या है दोस्तों, डिस्क लगाई गई है यहाँ पे। बाकी ये सारा apparatus पैडल apparatus की तरह ही है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ये apparatus सिमिलर टू पैडल टाइप apparatus होता है, बट इट कम टू एडिशन ऑफ द स्टेनलेस डिस्क असेंबली। फॉर पैडल ओवर डिस्क द apparatus dimension and vessel configuration consist with those as apparatus 1 except the unit is attached to the stainless steel disc assembly। यहाँ पे जो डिस्क आप देखिए ऊपर जो देखिए डिस्क इसके साथ जो है डोजेज फॉर्म को अटैच किया जाता है और इसका टेम्परेचर रखा है 32 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जो कि स्किन के टेम्परेचर के बराबर होता है। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी दोस्तों ये रहेगी मोस्टली ट्रांसडर्मल ड्रग प्रोडक्ट के लिए रहेगी और इसका यूज ऑइंटमेंट एंड एमल्शंस के लिए भी किया जा सकता है। ये जो apparatus देख पा रहे हैं दोस्तों इट इज़ कॉल्ड apparatus 6। इसे रोटेटिंग सिलेंडर मेथड बोलेंगे या रोटेटिंग सिलेंडर apparatus बोलेंगे। ये apparatus जो सिमिलर टू बास्केट टाइप है, परंतु यहाँ पे ये बास्केट जो रिप्लेस कर दी गई है एक सिलेंडर से, जिसके साथ ये अटैच किया जाता है, जो ड्रग प्रोडक्ट होगा इसके साथ अटैच किया जाता है और डिजोल्यूशन मेजरमेंट किया जाता है। जो इसका यूज़ जो है ट्रांसमल पैचेस के लिए यूज़ होता है दोस्तों। और ये जानने के आप जो पैचेस हैं इसके जो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्यूरोफोन डायलिसिस मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल से अटैच किए जाते हैं, किसके साथ, सिलेंडर के साथ।
और इसका डिसोल्यूशन मेजरमेंट की जाती है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये रेसिप्रोकेटिंग डिस्क हैं जो ऑपरेटर्स 7 है। इसमें आप स्विंग टाइप डिस्क, टाइप पॉइंट, रॉड एंड सिलेंडर, एंगल डिस्क टाइप रहता है। आप देख पा रहे हैं डिफरेंट डिस्क हैं, इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें डिस्क यूज टू ट्रांसफर पैचेस, ये भी ट्रांसफर पैचेस के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। देख पा रहे हैं पैचेस के लिए यूज़ किया जाता है और इसका टेम्परेचर भी 32 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 स्किन के टेम्परेचर के बराबर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पैचेस में यूज़ होता है दोस्तों। जो इसकी रेसिप्रोकेटिंग फ्रीक्वेंसी है कि 30 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से इसका ऑपरेट किया जाता है। अब अगली बात करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ द डिसोल्यूशन टेस्ट। ऑपरेटर्स 1 एंड 2 में कैलिब्रेशन ऑफ डिसोल्यूशन जो है मैकेनिकल एंड केमिकल। यहाँ पे जो है कैलिब्रेशन दो तरह की होती है दोस्तों, एक मैकेनिकल एंड एक मैकेनिकल कैलिब्रेशन एंड द सेकंड इज केमिकल कैलिब्रेशन। मैकेनिकल कैलिब्रेशन आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले बेसल स्पोर्ट प्लेट और बेस प्लेट की का मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पे सेपरेट लेवल और यूज टू लेवल द वेसल्स। नेक्स्ट देख रहे हैं आप वर्टिकलिटी ऑफ द स्टीयरिंग एलिमेंट एंड वेसल्स। इसमें वेसल्स की जो वर्टिकलिटी होती है, जो वर्टिकल पोजीशन होती है, उसकी मेजरमेंट की जाती है दोस्तों। इसके लिए हम डिजिटल प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। ये दो ऑर्थोगोनल पोजीशन से मेजरमेंट की जाती है। इसकी लिमिट 90 प्लस माइनस 0.5 डिग्री रहेगी। और वर्टिकलिटी जो है वेसल्स की, इसके लिए भी डिजिटल प्रोटेक्टर का यूज़ होगा। ये इनर सरफेस से मेजरमेंट की जाती है। इसकी लिमिट भी 90 प्लस माइनस 0.5 डिग्री रहेगी। नेक्स्ट है सेंटरिंग। सेंटरिंग इज measure whether the pedal or basket is exactly in the center of the vessel. If they are not, then irregular media flow pattern can result. Determine the centering of the steering element shaft with the vessel for each 4 positions. इसकी 4 पोजीशन से मेजरमेंट की जाती है। कोई जैसे पैडल है, उसकी जो 360 रोटेशन पे जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे 360 इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से और इस तरफ से मेजर किया जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम में जो डिफरेंस रहेगा, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 mm। आगे आप देख रहे हैं वॉबलिंग ऑफ वास्केट और पैडल। वॉबलिंग इज द मूवमेंट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द वास्केट और शाफ्ट और वास्केट एज इट मूव्स। जब कोई वास्केट या शाफ्ट मूव हो रही है तो उसका सेंटर लाइन से जो मूवमेंट रहेगी उसी को बॉबलिंग बोलेंगे। इसके लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करता है। फॉर वास्केट डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रोब शुड बी एट द बॉटम वास्केट रिम। सबसे पहले इसके बॉटम में जो वास्केट रिम रहेगा उसके साथ अटैच की जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर को। और पैडल के केस में शाफ्ट इन द केस ऑफ पैडल शाफ्ट एट द पॉइंट ऑन द शाफ्ट अबाउट 1 सेंटीमीटर अबव द पैडल ब्लेड। जो पैडल का ब्लेड होता है उससे 1 सेंटीमीटर अबव रखना है और इसको रोटेट करना है 50 RPM पे 360 डिग्री एंगल पे। और इसकी लिमिट जो है 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये लेफ्ट ये जो राइट साइड की पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पैडल के बारे में बोला गया है। तो इसको 1 सेंटीमीटर अबव द पैडल अटैच करना है डायल गेज को, और तभी रोटेट करना है एट 360 डिग्री। और इसके बाद जो मेज़रमेंट आएगी यहाँ पे वो 1 mm से कम होनी चाहिए। उस तरफ पैड इन केस ऑफ वास्केट के केस में इसकी टिप को रिम पे लगाना है यहाँ लोअर पार्ट में, और इसको रोटेट करना 360 पे। और इसकी जो मेज़रमेंट रहेगी दैट शुड बी लेस देन 1 mm। अब आगे बात करते हैं RPM की। RPM जो है रोटेशन पर मिनट, इसके लिए यूज़ किया जाता है टैकोमीटर का। और RPM कोई वैल्यूशन किया जाता है 50 RPM, 100 RPM एंड 200 RPM डिपेंड ऑन द डिसोल्यूशन टेस्ट। ऑल मेजर स्पीड शुड बी विदिन प्लस माइनस 1 RPM ऑफ द सेट वैल्यू। हम जितनी भी मेजरमेंट जो ऊपर दिखाई उनका प्लस माइनस 1 RPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर हम 50 की सेट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट 49 टू 51, 100 सेट कर रहे हैं तो 99 टू 101, 200 सेट कर रहे हैं तो 199 टू 201। आगे बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल की। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए सबसे पहले वेसल्स में 500 ml डिसोल्यूशन मीडिया डाला जाता है और इसका मेंटेन किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इक्वलाइजेशन के बाद जो टेम्परेचर जितने भी बॉल हैं उनका टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, उसकी लिमिट 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टरिंग एलिमेंट्स की हाइट की। सेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द वेसल्स इन इनर सरफेस एंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टरिंग एलिमेंट। जो हमारे वेसल का जो लो बॉटम का सरफेस रहेगा और जो स्टरिंग एलिमेंट का जो बॉटम रहेगा वहाँ तक की हाइट हमने देखनी है कि कितनी mm है। ये हाइट जो है 25 mm प्लस माइनस 2 mm होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए यूज़ किया था डेप्थ गेज एंड द मैनुअल डेप्थ गेज। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, दिस इज कॉल्ड द डिजिटल डेप्थ गेज एंड दिस इज कॉल्ड द मैनुअल डेप्थ गेज। आगे बात करते हैं टाइमर की। तो सेट ए प्रोग्राम ऑफ 30 मिनट एंड 60 मिनट, रन द प्रैक्टिस एंड कैलिब्रेटेड टाइम डिवाइस एट सेम टाइम। कंपेयर द टाइम ऑफ द प्रैक्टिस विद कैलिब्रेटेड टाइम डिवाइस, द टाइम शुड बी प्लस माइनस 2% ऑफ द सेट लिमिट। The procedure must allow the sample collection and filtration of the all sample within plus minus 2% tolerance time limit। तो इसमें जो टाइम की जो लिमिट रहेगी वो प्लस माइनस 2% ऑफ द सेट वैल्यू रहेगी। मान लो हम कोई 30 मिनट का डिसोल्यूशन मीडिया लगा रहे हैं तो 30 मिनट में जो सेकंड रहेंगे वो रहेंगे 1800 सेकंड। तो उसकी प्लस माइनस 30 सेकंड के बीच आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कैलिब्रेशन ऑफ द डिसोल्यूशन अapparatus 1 एंड 2 केमिकल कैलिब्रेशन। इसके लिए हम करते हैं परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन टेस्ट। इसके लिए जो यूज़ होता है रेफरेंस मटेरियल वो है प्रेडनिसोन टैबलेट। डिसोल्यूशन मीडिया जो रहेगा, जो सर्टिफिकेट में जो डिसाइड किया होता है डिसोल्यूशन मीडिया वही यूज़ होता है दोस्तों। और इसकी डिएरेशन प्रोसेस डिसोल्यूशन मीडिया किस तरह से रहेगी, हीट द मीडिया टू बिटवीन 41 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसको फिल्टर किया जाता है 0.545 माइक्रोमीटर से। उसके बाद इसमें जो वैक्यूम द मेजर वैक्यूम शुड भी यहाँ पे इसको 100 मिली बार पे इसको मीडिया को 100 मिली बार पे यहाँ पे जो मीडिया है जो 100 मिली बार से नीचे ही डीगैस किया जाता है। और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो 6 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम डिज़ोल्व गैस मीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब 500 ml डिसोल्यूशन मीडिया लेते हैं और 500 डिसोल्यूशन मीडिया के साथ 50 rpm पे हम 30 मिनट के लिए डिसोल्यूशन लगाते हैं और इसकी मेजरमेंट की जाती है UV पे 242 नैनोमीटर पे। उसके बाद रिजल्ट कंपेयर किए जाते हैं सर्टिफिकेट जो रहेगा प्रेडनिसोन से उससे। उसी तरह प्रैक्टिस 3 की बात करें तो प्रैक्टिस 3 में फिजिकल कैलिब्रेशन की जाती है, जिसमें से लैप्स डिप होल्ड टाइम देखा जाता है जिसकी टाइम लिमिट रहती है 10 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड। स्टॉक लेंथ ऑफ द डिप, जो हमारे स्टॉक जो रेसिप्रोकेट हो रहा है अप एंड डाउन, उसका डिस्टेंस 9.9 सेंटीमीटर टू 100.1 सेंटीमीटर रहता है। उसके आगे बात करेंगे हम डिप पर मिनट। जो डिप पर मिनट रहेगी जो 10 DPM 20 DPM या 30 DPM पे मेज़र की जाती है। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरियन 10 ppm के लिए 9.5 टू 10.5, 20 के लिए 90 टू 21 एंड 30 DPM के लिए 28.5 टू 31.5। ये मैकेनिकल कैलिब्रेशन की समरी रहेगी यहाँ पे। apparatus 1 एंड 2 के लिए वास्केट डेप्थ जो रहेगी 23 टू 27, जो कि मैंने बताया था 25 प्लस माइनस 2 mm रहती है। और स्पीड जो रहेगी प्लस माइनस 1 RPM ऑफ द सेट वैल्यू रहेगी। बॉबल लेस देन 1, जो सॉफ्ट की बबलिंग है लेस देन 1 mm होनी चाहिए। सॉफ्ट की वर्टिकलिटी है
वर्टिकलिटी 0.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द 90 डिग्रीज रहनी चाहिए। वास्किट की बॉबलिंग जो है लेस देन 1 mm रहनी चाहिए। वास्ट सेंटरिंग 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वास्ट की वर्टिकली 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसल की प्लेट की जो लेवल है 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स 1 एंड 2 में। सैम्पलिंग शुड बी डन व्हेन पेडल और बास्केट इन मोशन। ये प्रिकॉशंस है। सैम्पलिंग शुड बी डन व्हेन बास्केट और पैडल इज इन मोशन। द सैंपल इज विथड्रॉन फ्रॉम ए जोन मिडवे between the surface of the dissolution media and the top of the rotating vessel or blade, not less than 1 centimeter from the vessel walls. Sampling should be done within the specified time interval. तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों सैम्पलिंग तभी करनी है जब पैडल या बास्केट मोशंस में हो। सैंपल रीडर करना है, ये मैं आगे आपको पिक्चर में समझाता हूँ। सैम्पलिंग शुड बी डन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ये जो टाइम दिया हुआ है ±2% उसके अकॉर्डिंग करना है। ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि हमें रिमेंबर करने हैं कि हमें कैनुला यूज़ करना है, बिल्कुल ड्राई करना है। हार्ट जो एडजस्ट करनी है कैनुला की वो एज पर डिजोल्यूशन मीडिया होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है बिफोर एंड आफ्टर हमें चेक करना चाहिए। इंश्योर द क्लीनिंग, जो वाटर बात है उसकी क्लीनिंग इंश्योर करनी चाहिए। जो टेस्ट ट्यूब यूज़ हो रही हैं वो क्लीन होनी चाहिए। सिलेंडर जो सिरिंज यूज़ कर रही हैं वो सैम्पलिंग के लिए वो भी क्लीन होनी चाहिए। अब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरफ पैडल टाइप है, यहाँ पे बास्केट टाइप है। ये जो सरफेस है इंटरनल सरफेस ऑफ द जार, इंटरनल सरफेस ऑफ द जार है, ये मीडिया का डिसोल्यूशन लेवल है और ये सैम्पलिंग पॉइंट है। ये टॉप ऑफ द रोटेटिंग पैडल है, ये टॉप ऑफ द रोटेटिंग बास्केट है। अब इसके टॉप से और इसके टॉप से हमें सैम्पलिंग करनी है और यहाँ पे इसके टॉप और इसके टॉप को लेना है और इनके इसके बीच में जो पैडल और बास्केट का जो मिडल सरफेस ऑफ द डिसोल्यूशन मीडिया और टॉप ऑफ द रोटेटिंग पैडल, इनके बीच में जो मिडवे होगा वहाँ से सैम्पलिंग करनी है। तो आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से सैम्पलिंग करनी है, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, इसके और इसके बीच में जो मिडवे है ये है और इसके और इसके बीच में जो मिडवे है ये है दोस्तों। तो समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। तो डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट हैं उनके लिए S1, S2, S3 होते हैं, जिनमें से 6 टैबलेट S1 और S2 में यूज़ होती हैं और 12 टैबलेट S3 में जाती हैं। तो S1 में ईच यूनिट इज़ नॉट लेस देन Q+5%, मतलब Q से 5% के बीच में ही ये Q+5% डिसोल्यूशन होना चाहिए। और यहाँ पे S2 में एवरेज ऑफ द 12 यूनिट S1 और S2 जो दोनों का एवरेज रहेगा Q-15 से Q से ज़्यादा होनी चाहिए और कोई भी टैबलेट Q-15 से नीचे नहीं होगी। इसी तरह यहाँ 12 यूनिट्स लिए जाते हैं दोस्तों। 12 यूनिट्स का जो एवरेज रहेगा वो इक्वल टू या ग्रेटर देन Q वैल्यू से होना चाहिए और कोई भी दो टैबलेट Q-15 से कम नहीं होनी चाहिए और कोई भी टैबलेट Q-15 से नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल हैं ये कुछ इस तरह रहेंगे। अगर हम S1 की बात करें तो S1 में हमने मान लिया कि जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, मान लिया उसमें हमने 85% Q है, तो जो S1 में रहेगा Q+5%, 90 से कम नहीं होनी चाहिए। S2 में जो रहेगा, जो दोनों स्टेज S1 और S2 का 85% से ऊपर होनी चाहिए और कोई भी टैबलेट 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए। और S3 में बात करें तो S3 में जो एवरेज ऑफ 24 यूनिट का एवरेज है दोस्तों, वो ग्रेटर देन 85% होना चाहिए और कोई भी दो टैबलेट 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए और कोई भी टैबलेट 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए। यही इसका क्राइटेरिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। यहाँ पे आप L1, L2, L3 टैबलेट L3 स्टेज हैं। जिस तरह S1, S2, L3 में हमने 6 टैबलेट और 12 यूज़ की थी, यहाँ पे भी L1, L2 और L3 में 6 और 12 टैबलेट यूज़ करेंगे दोस्तों। इसको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे मान लो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स 500 mg का। इसमें से 3 टाइम पॉइंट होंगे, जैसे 1, 2 और 3। 1 आवर के टाइम पॉइंट में 20 to 30% डिजोल्व होना चाहिए, सेकंड आवर में 40 to 60 एंड थर्ड आवर में नॉट लेस देन 60।
अब 6 यूनिट टेस्टेड। अब पहले क्राइटेरिया में 6 यूनिट को टेस्ट किया जाता है। इसमें से कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू लाइज आउटसाइड ईच ऑफ द स्टेटर रेंज एंड नो इंडिविजुअल वैल्यू lies outside each of the stated range and no individual value is less than the stated amount at the final test। अब यहाँ पे बोलने का इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ये रेंजेस है इनके बीच में सारी, इन रेंजेस के बीच में यही हमारी इंडिविजुअल वैल्यू लाइज करनी चाहिए। कोई भी वैल्यू यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। वेरी सिंपल है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ 20 से 30 के बीच में ही इसका मीन आना चाहिए। जो 6 टैबलेट देंगे 20 to 30 मीन आना चाहिए। यहाँ पे 40 to 60 मीन आना चाहिए और नॉट लेस देन 80% आना चाहिए। अब बात करते हैं L2 स्टेज में। यहाँ पे 6 एडिशनल टैबलेट जो हैं टेस्ट की जाती हैं। इन 6 एडिशनल टैबलेट का जो है मतलब ये 12 टैबलेट टोटल होगी। तो 12 टैबलेट्स में जो L1 + L2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं L2 स्टेज में 6 एडिशनल टैबलेट को टेस्ट की जाते हैं। तो टोटल जो हमारी L2 में टैबलेट हुई वो 12 टैबलेट हुई, जिसके 12 रिजल्ट आएंगे। तो ये 12 रिजल्ट का जो एवरेज रहेगा ना, वो शुड बी लाइज बिटवीन ईच ऑफ द स्टेटेड रेंज। जो पहले की जो रेंज दी हुई है उसके बीच में आना चाहिए। एंड इज़ नॉट लेस देन द स्टेटेड अमाउंट एट द फाइनल टेस्ट टाइम। और जो दूसरा है, जो फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट है, उसके भी नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड नन इज़ मोर देन 10% ऑफ द लेवल कंटेंट आउटसाइड ईच ऑफ द स्टेटेड रेंज एंड नन इज़ मोर देन 10% ऑफ द लेवल कंटेंट बिलो द स्टेटेड अमाउंट एट द फाइनल टेस्ट। अब इसका बोलने का मतलब यहाँ से जो है, कोई भी टैबलेट 10% ऑफ द लेवल कंटेंट आउटसाइड ईच स्टेट, ये जो स्टेटेड रेंज है, कोई भी टैबलेट 10% का जो स्टेटेड रेंज है इनसे आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। अब एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर में 12 यूनिट टेस्ट की जाते हैं, कि ऐसे रिजल्ट रहेंगे। एंड 20 - 10 10%, 30 + 10% 40%। मतलब no one tablet should be less than 10% and no one tablet should be greater than 40%। और एवरेज जो है इनके बीच में आना चाहिए। तो क्लियर है ना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं L2 स्टेज का जो फाइनल टेस्ट क्राइटेरिया है। इसमें जो है कोई भी टैबलेट 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो एवरेज ऑफ 12 यूनिट्स है वो इसके बीच में, जो 80% भी है इसके बीच में आना चाहिए। क्लियर है ना दोस्तों। अब करते हैं L3 स्टेज की बात। तो L3 स्टेज में भी अब देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे 24 यूनिट्स की टेस्टिंग की जाती हैं। इनके रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेंगे। तो कोई भी 2 टैबलेट 20 - 10% से नीचे जा सकती है। और यहाँ पे भी कोई भी टैबलेट 2 जो है 40% से अबव जा सकती है। पर कोई भी टैबलेट 20 - 20 0% से नीचे नहीं चाहिए। कोई भी टैबलेट 50% से नीचे नहीं चाहिए। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी टैबलेट, कोई 2 टैबलेट, मतलब एक टैबलेट यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि 10% से नीचे है। और यहाँ पे एक टैबलेट देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 41% है। तो कोई 2 टैबलेट जो है 10% से नीचे जा सकती हैं और कोई 2 टैबलेट 40% से ऊपर जा सकती हैं। और कोई भी टैबलेट 0% से नीचे नहीं जानी चाहिए और 50% से अब नहीं जानी चाहिए। और जो मीन है ना सर, वो इसी के रेंज में आना चाहिए। ओके दोस्तों। अब L3 की जो फाइनल टेस्ट स्टेज है, यहाँ पे भी जो 24 यूनिट हम टेस्ट कर रहे हैं, इनका जो है 24 यूनिट जो है, तो कोई 2 टैबलेट 80 - 10% जा सकती हैं। कोई 2 टैबलेट 80 - 10% जा सकती है। कोई टैबलेट 80 - 20% से नीचे नहीं जानी चाहिए। मतलब कोई, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी लेस देन 70%।
and no tablet should be below 60%. एवरेज ऑफ 24 यूनिट शुड बी ग्रेटर देन 80%. देख पा रहे हैं 24 यूनिट का एवरेज 80% से ऊपर है तो 85, एंड कोई भी 2 टैबलेट 70% से नीचे नहीं जानी चाहिए और कोई भी टैबलेट 60% से नहीं नीचे नहीं चाहिए. यहाँ पे देख के आपको L1 L3 और का ईजी समझो आ गया होगा. अब इमीडिएट रिलीज डोजेस फ्रॉम पूल्ड सैंपल. अब पूल्ड सैंपल की बात करें तो पूल्ड सैंपल वो सैंपल होते हैं जहाँ पे हमारे मेथड बहुत ही रगड़ होते हैं और हम सिर्फ जो 6 टैबलेट का डोजेस लगाते हैं, पर इसमें पूलिंग की जाती है. हर एक वेसल से हम सैंपल निकालते हैं और इसका एक मिक्सिंग की जाती है वेसल से निकाले हुए सैंपल की, और उसको एक ही सैंपल बनाया जाता है. इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें कुछ ही सैंपल की टेस्टिंग की जाती है और ज़्यादा आउटकम आती है. और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ना तो इससे हम एवरेज देख पाते हैं और ना ही इसका परसेंटेज का कोई आइडिया लग सकता है. इसलिए यहाँ पे कोई टैबलेट फेल भी हो जाए तो हमें आइडिया भी नहीं लग पाएगा. इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया S1 S2 S3 रहेगा दोस्तों. इसमें भी 6 टैबलेट है. S1 में 6 टैबलेट, S2 में और 12 टैबलेट S3 में मेजर की जाती है. तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अपने आप में ये एक बहुत यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इसका जो रिलीज होगा वो Q+10% से ज़्यादा होना चाहिए. और दूसरी स्टेज में जो एवरेज ऑफ S1 और S2 का है ग्रेटर देन इक्वल टू Q5% होना चाहिए. और तीसरे में एवरेज अमाउंट ऑफ डिजोल्व S1 S2 प्लस S3 ग्रेटर देन Q% होना चाहिए. यहाँ पे Q+10%, यहाँ पे Q+5%, यहाँ पे Q से ज़्यादा होना चाहिए. अब बात करते हैं डिलेड रिलीज टैबलेट की. डिलेड रिलीज टैबलेट वो टैबलेट होती हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. और यहाँ पे इनकी 2 स्टेज होती हैं, एस स्टेज एंड वेस्ट स्टेज. एस स्टेज की बात करेंगे तो A1 A2 A3 यहाँ पे 6 और 12 टैबलेट मेज़र की जाती हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नो इंडिविजुअल वैल्यू एक्सीड 10% डिजोल्व. मतलब जो एस स्टेज में जो S1 में रहेगी ना दोस्तों वो 10% से ज़्यादा नहीं डिजोल्व नहीं होनी चाहिए. और यहाँ पे A2 स्टेज जो है यहाँ पे जो 12 यूनिट का एवरेज रहेगा वो 10% से ज़्यादा ही होनी चाहिए. और कोई भी एंड नो इंडिविजुअल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 25. वो कोई भी टैबलेट 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे दोस्तों 12 यूनिट जो लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, और तो यहाँ पे 24 यूनिट होगी. 12 तो 24 यूनिट का जो एवरेज है ग्रेटर देन 10% डिजोल्व होना चाहिए. और कोई भी टैबलेट 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये इस स्टेज का क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों. अगर आगे बात करते हैं हम बेस वाफर स्टेज की, तो वाफर स्टेज में V1 V2 V3 हैं. इसमें भी 6 और 12 टैबलेट लगाई जाती हैं ईच. ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो S1 S2 स्टेज थी उसी तरह V1 V2 V3 स्टेज है. यहाँ पे ईच यूनिट इज़ नॉट लेस देन Q+5%. मतलब हर एक यूनिट Q+5% से ऊपर चाहिए. और एवरेज जो है 12 यूनिट का वो Q से ग्रेटर होना चाहिए. और कोई भी टैबलेट Q-15 से नीचे नहीं होनी चाहिए. और तीसरे क्राइटेरिया में 24 यूनिट का एवरेज ग्रेटर देन Q होना चाहिए. और कोई भी 2 टैबलेट Q-15 से नीचे जा सकते हैं, पर कोई भी टैबलेट Q-15 से नीचे नहीं जानी चाहिए दोस्तों. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे थैंक यू दोस्तों. हेलो दोस्तों, तो अभी आपने देखा रिजोल्यूशन टेस्ट के बारे में अभी आपने जाना. होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा. अगली वीडियो में जो रिजोल्यूशन अभी 1 आवर में कंप्लीट हुआ उसके मैंने सब पार्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ. तब तक गुड बाय.